आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंसोलिडेशन। ठीक है, अब कई लोग सोचते हो कि कंसोलिडेशन का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ होता है ये। ठीक है, तो देखो ध्यान से ये कैसे यूज़ करना है। मैं एक सैम्पल डाटा यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पहले। तो जस्ट ओपन द सैम्पल डाटा। अब अगर आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मेरे पास 3 डिफरेंट शीट्स हैं। डाटा 3 अलग अलग शीट पर पड़ा हुआ है, और जो डाटा 3 अलग अलग शीट पर पड़ा हुआ है इसका डेटा का ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च है ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर अलग है, यहाँ पे भी ऑर्डर अलग होगा। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट भी अलग हो सकते हैं, है ना अलग। अब मेरे को एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनानी है यहाँ पे, जिसके अंदर मेरे पास एक फाइनल आंसर आना चाहिए। मेरे को उसमें पता चलना चाहिए जनवरी के फलाना प्रोडक्ट की टोटल सेल क्या हुई है। मेरे पास एक कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट आनी चाहिए। अभी मैं इस रिपोर्ट से कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि जनवरी में मोबाइल की टोटल सेल क्या हुई है। उसके लिए मुझे दोनों शीट पर जाना पड़ेगा और उसका भी कैलकुलेशन करके दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक फाइनल कैलकुलेशन अपने आप आ जाए और मेरे को सिरदर्दी ना लेनी पड़े। ठीक है, इसी काम के लिए कंसोलिडेशन यूज़ में लाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। ठीक है, कंसोलिडेशन कब यूज़ होता है। ओके, अच्छा, अब हम और छोटे शब्दों में और दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं ताकि आपको और ठीक हो जाए, जब डाटा अलग अलग टेबल में हो, जब डाटा अलग अलग टेबल में हो और हमें उन सभी टेबल को कंपाइल करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाना हो, उसी को कंसोलिडेशन कहते हैं। ओके, जैसे किसी क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि 3 अलग अलग टेबल में डाटा है, एक फाइनल रिपोर्ट दो, या 10 अलग अलग टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, एक फाइनल रिपोर्ट मेरे को दो, तो उसी केस में वो यूज़ होता है। ओके, चलो, तो अब मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा कैसे। ये मैंने एक फाइनल शीट बनाई, इसमें कंसोलिडेशन लगाना है। जहाँ पे भी आपको रिपोर्ट चाहिए सेल सेलेक्ट कर लेना, डेटा में जाके कंसोलिडेशन का बटन ऑन करना है। ये रहा। जब आप इसको ऑन करोगे विंडो आ जाएगी। कंसोलिडेशन जब आप लगाओगे तो टॉप की रो और लेफ्ट का कॉलम आपको एज अ लेबल यूज करना है। जो डाटा था ना उसमें टॉप की रो में जिसमें लिखे हुए थे जनवरी फरवरी मार्च, और लेफ्ट साइड के जो कॉलम थे उसमें लिखा हुआ था प्रोडक्ट के नाम, तो वो एज अ लेबल हम यूज करेंगे। अब हम चाहेंगे कि तीनों शीट का डाटा हमारी फाइनल रिपोर्ट में कनेक्ट भी रहे। ये कनेक्ट क्यों करते हैं, अगर इन शीट्स में किसी नंबर में फिगर में कोई चेंजेस होंगे तो रिपोर्ट में भी इम्पैक्ट आएगा। ये मैं इन तीनों चीज़ों की सेटिंग कर लूँगा अपने पास। अब मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चालू करूँगा। तो मैंने ये मुंबई की शीट सेलेक्ट करनी है, पूरा डाटा लेना है ऐसे और इसको ऐड करना है। सिंपल है, ठीक है, ऐड हो गया। ऐसे ही आपको दूसरी शीट का डाटा लेना है, ये बहुत सिंपल है, लेते रहो ऐड करते रहो, नीचे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, अभी नोएडा का ले लेते हैं। अभी मैंने सारा डाटा क्या कर लिया, ऐड कर लिया। देखो हो गया ऐड। अभी कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाना, खेल खत्म हो गया। अब मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर लैपटॉप की मार्च की सेल कितनी आ रही है, 24 आ रही है। देखना चाहोगे, देखो लैपटॉप मार्च की सेल काउंट करते रहिए, 9 हो गई। लैपटॉप मार्च की सेल 10, 19। लैपटॉप मार्च की सेल 5, कितना हो गया, 24 हो गए ना। और वहाँ पे उत्तर कितना है, 24 है। अब देखो ये कनेक्ट भी है, कनेक्ट इन द सेंस अगर मैं 5 का यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 3 कम हो गई। 24 में से 3 गई तो 21। खत्म, समझ में आ गया। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये कंप्लीट हो गया। आपको बोला था कि एक टॉपिक पढ़ाने के बाद जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तभी आगे बढ़ूंगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला इन द सेंस ये वाला जो इस पे लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक लग के आया ऑब्वियसली, फॉर्मूले से कनेक्ट होता है। फॉर्मूला हटा दोगे तो नॉर्मल वैल्यू फिक्स हो जाती है ना फिर। ओके, अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, जैसा हमने बोला था आप लोगों को, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट चलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, सॉल्वर नहीं आता। ये 3 चीज़ें होती हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, इनको हम देखेंगे यहाँ पर। एक होता है सिनेरियो मैनेजर, और एक होता है गोल सीक, और एक होता है डाटा टेबल। सिनेरियो मैनेजर बेसिकली डिपेंड करता है परचेज डिपार्टमेंट से, जहाँ से परचेजिंग होती है। ओके, और जो गोल सीक होता है आमतौर पर ये डिपेंड करता है सेल्स डिपार्टमेंट पे, या कोई टारगेट अचीव करना हो आपको, तो सेल्स में ही होते हैं टारगेट तो मोस्टली, इसलिए मैंने सेल्स का नाम ले लिया। और डाटा टेबल बेसिकली वहाँ पे काम आता है जहाँ पर मल्टीपल इनपुट के साथ आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी, अगर ये होगा तो ये आना चाहिए, ये होगा तो ये आना चाहिए, तो वहाँ पर डाटा टेबल यूज़ होता है। ओके, अब इनका हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि इन चीज़ों को समझ सकें। ये तीनों के तीनों जो आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, ये मैनेजमेंट लेवल पे काम आते हैं, यानी बड़े लेवल पे काम आते हैं।
तो बहुत कम यूज़ आपकी लाइफ में इनका होगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन मौका मिल गया और आपको ये चीज़ें आती हैं तो सोने पे सुहागा, समझ गए बात। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं सिनेरियो मैनेजर का यूज़ क्या है। तो ये मेरे पास एक सैम्पल डाटा है, इस सैम्पल डाटा पे हम काम करेंगे और रिपोर्ट बना के देखेंगे वो कैसे बनती है। देखो ये डाटा पहले समझिए आप। ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है टर्बिन इनकॉर्पोरेशन। कंपनी क्या करती है, ये 4 तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कहीं कॉस्टिंग भी आती है, सामान खरीदती हैं, रॉ मटेरियल खरीदती हैं, तो ये इनकी कॉस्टिंग पड़ती है हर प्रोडक्ट के लिए। और बनाने के बाद जब वो तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो उसको इतने रेट पे उनको सेल कर देती है वो। और कितनी क्वांटिटी क्रिएट करती हैं वो, एक महीने में इतनी। तो होने वाला प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया हमने। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट एक महीने में इतने रुपए का हो जाता है, 96,000 का। अब कंपनी चली गई परचेज डिपार्टमेंट के पास, और परचेज डिपार्टमेंट के हेड को अपने ऑफिस में बुलाया मैनेजर ने, और उन्होंने बोला कि भाई देख, तो आप लोग की जो भी आप काम कर रहे हो ना, उससे हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है, बस हमें रिवेन्यू बढ़ाना है। अब कुछ भी करके हमारी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाओ। तो परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेगा उनसे कि रिवेन्यू बढ़ाने के लिए मेरे पास ट्रेडर होने चाहिए। अगर मेरे पास ज़्यादा ट्रेडर होंगे तो मैं उनसे बार्गेनिंग करके रेट कम करवा लूँगा, समझ रहे हो। तो मैं अलग अलग ट्रेडर से रेट ले लूँगा, जहाँ से मुझे सही पड़ेगा मैं वहाँ से खरीदूँगा। तो जो मैनेजर है वो सीख साख के आया, उसके पास डेटा होगा, वो आपको अलग अलग ट्रेडर के नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल दे देगा। ये ट्रेडर की डिटेल दे दिया आपको, 3 ट्रेडर हैं अलग अलग। अब वो आपसे कह रहा है कि इनसे रेट पता करो और मुझे एक फाइनल रिपोर्ट बना के दो, उनके रेट मुझे बताओ क्या लग रहे हैं, और जिनसे मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं उनसे सामान खरीदूंगा, मेरे को रिपोर्ट बना के दो भैया। अब ठीक है, अब वो परचेज डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो ट्रेडर 1 को कॉल घुमाता है। वो ट्रेडर 1 को क्या करता है, कॉल घुमाता है और उससे रेट लेना चालू करता है। वो उससे पूछता है कि साइलेंट जनरेटर आप कितने का देते हो, उसका कच्चा सामान कितने का देते हो। तो वो जो भी रेट बताता है उसको आप यहाँ पे डाल दोगे। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप यहाँ पे रेट डालोगे तो ये पुराने वाले रेट गायब हो जाएंगे, ना, पुराना गायब हो जाएगा। अगर मैं ट्रेडर 2 से रेट लूँगा तो क्या होगा, और गायब हो जाएंगे, ट्रेडर 1 का गायब हो जाएगा। तो एक समय पर एक ही ट्रेडर के रिकॉर्ड यहाँ पर आएंगे। अब समस्या सबसे बड़ी यही रहेगी उसके लिए, इसीलिए अब वो जाएगा फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पे, वहाँ पे पढ़ के आएगा और उनसे पूछेगा इस तरह की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो वही चीज़ आप पढ़ रहे हो और आपके काम आएगी, ठीक है। अब ये कैसे बनती है रिपोर्ट, देखो आपको जाना है डेटा में, ठीक है। डेटा में चले जाना भाई, कहाँ गया डेटा। डेटा में आपको यहाँ पे वर्टिफ एनालिसिस मिलेगा, और जैसे मैंने आपको बोला था वर्टिफ एनालिसिस में 3 चीज़ें होती हैं, तीनों है ना। तो कभी ऐसी मत लाना मन में कि मैंने वो उड़ा दिया, वो होता नहीं है, मैंने डाल रखा था वैसे, ठीक है। सिनेरियो मैनेजर पे जाना है आपको। सिनेरियो मैनेजर पे जाओगे तो इस तरह का विंडो आ जाएगा आपके पास ऐसे। अब आपको अपने पहले सिनेरियो, आपका पहले सिनेरियो आपका ट्रेडर 1 है, उस पर क्लिक करेंगे ऐड करके और उसकी डिटेल भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐड पे क्लिक करना, यहाँ पे अपने ट्रेडर का नाम लिखना, ट्रेडर 1। अब यहाँ पर आपको वो सेल्स बताने हैं जहाँ पर आप अपना डाटा इनपुट करोगे। अब वो जो भी आपको नए रेट देगा कहीं तो डालोगे उनको, तो यहाँ पे हम ये वाले सेल्स बता देंगे कि इनमें डालेंगे हम पहले, ठीक है। अब आप ओके करो और रेट डाल दो, अपने आप चले जाएंगे वहाँ, आप भर दो बस रेट। अब वो ट्रेडर आपको रेट दे रहा है, आप ले लो 2500, लो 2500, आप बताओ चलो, ठीक है। एक के रेट डाल दिए हमने, अब हम दूसरे के डालेंगे, ऐड करेंगे तो दूसरे के भी डालेंगे, ऐसे ही सेम है ना। ट्रेडर 2, वही सेल्स रहेंगे जहाँ चेंजेस करने हैं। अब इनके रेट यहाँ डाल दो, बोलो। लेकिन सर अगर बहुत सारा प्रोडक्ट बना, एक एक डालने तो पड़ेंगे आपको, एक बार एंट्री करनी होगी। एंट्री तो बिना एंट्री के समझ नहीं पाएगा ना एक्सेल, एंट्री तो करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये हमारे मन की बातें नहीं जानता, है ना। डालना पड़ेगा आपको। बताओ अभी अगला बताओ। 2800, 1600, कुछ भी डाल सकते हो, 4000,
1 का और डालते हैं, ठीक है। डाल दो 2000 1000 ये 10 डल गया 3000 7000, ठीक है भाई। अब डल गया, हमने उनसे रेट ले लिए। अब ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक बटन दिखेगा समरी का, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली इस वाले वेल्ट को उठा लेगा। अगर ना उठाए तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि फाइनल आउटपुट ये होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा आपको रेट सस्ते या महंगे लग रहे हैं? इस फाइनल आउटपुट को देख के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर से राशन लेने के लिए बाहर निकलते हो, आपने उसकी 2 पर्ची बनाई, आपने 2 दुकानदारों को उसकी पर्ची थमा दी। आप चेक करना चाहते थे किससे आपको सस्ता पड़ेगा, किससे महंगा पड़ेगा। अब उसमें 100 आइटम थे, आप 100 आइटम के एक एक स्कोर को थोड़ी ना पढ़ोगे, नीचे टोटल देखोगे डायरेक्ट। यहाँ पे पड़ रहा है 2200 का, यहाँ पड़ रहा है 4, ऐसे तो देखते हो। एक एक आइटम को देख के कभी अंदाजा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसे ही देखना होता है। फाइनल आइटम ये है ना आपका, इसको सिलेक्ट करो, ओके कर दो, ये रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट पढ़नी सिखा देते हैं आपको। करंटली जिससे आप अभी सामान लेते हो, अगर उन्हीं के साथ चलोगे तो आपको इतने का प्रॉफिट होगा। हम यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, तो हमें किससे डील करना चाहिए? ट्रेडर 3 से। अगर कोई आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको कहीं से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ज़रूर क्वालिटी में समझौता करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो क्वालिटी में समझौता होगा, और क्वालिटी में समझौता होगा तो फिर प्रोडक्ट खराब हो जाता है। बट जो भी है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो ट्रेडिंग करके डिटेल देनी थी। सब अपने आप हुआ, हमने कुछ भी नहीं करा, आपके सामने ही तो किया मैंने। आप भी करोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ हमें ही करना होता तो हम इसको सीखते क्यों? एक्सेल हमको यही तो बोलता है आपको ये चीज़ें आसान करनी है तो ये चीज़ें सीख लो, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ऑनलाइन सेशन में जो भी है, किसी को पूछना है कुछ? अब हमारे पास हमारा अगला टॉपिक आता है, एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज गोल सीक। गोल सीक के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति और उसकी तलाश। ओके, तो इसको समझते हैं पहले। इससे पहले मेरा एक सवाल है तुम लोगों से जनरल, ताकि गोल का मतलब आप लोगों के दिमाग में बन क्या रहा है मुझे ये नहीं पता चल रहा, तो ज़रा समझता हूँ। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें लिखूँगा, आपको डिफरेंस बताना है, ईमानदारी से बताना है, ठीक है, चीटिंग मत करना। तो एक का नाम है विज़न, ठीक है, और एक का नाम है गोल। दोनों में क्या फ़र्क होता है? चैट जीपीटी या चीटिंग मत करना, जो भी दिमाग में ना बेटा वो बताना सभी, ठीक है, लाइव। विज़न होता है कि गोल होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो अब हमारा अगला टॉपिक है गोल सीक, ठीक है। तो गोल सीक क्या होता है, इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है। अब ये डेटा सेट क्या है, कैसा है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये सेम कंपनी है। अब ये सेम कंपनी क्या करती है, आपने देखा होगा इसका कोर काम क्या था, जनरेटर यानी बैटरी बनाती थी। अब ये उसको इंस्टॉल भी करती है कार के अंदर, ठीक है, बैटरी बनाती है तो ये इंस्टॉल करने का भी काम है इनका। एक बैटरी को जब वो इंस्टॉल करती है बना बनकर, तो इतने रुपए लेती है, 7,950 रुपये एक कस्टमर से। सब कुछ लेने के लिए तो वो है जो पैसे ले लेती है, जो कोई चीज़ बेचती है तो ये तो वो रकम है। अब कितना खर्चा आता है वो नीचे लिखा हुआ है। 100 की डिमांड है, एक महीने में 100 बैटरियाँ ये इंस्टॉल कर देती हैं कंपनी। अच्छा, एक बैटरी पे इनका टोटल जो कुल मिलाकर इधर उधर का खर्चा वर्चा जो होता है वो 2,000 रुपये के आसपास आता है। ये कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कैपिटल है, जो कि हर महीने खर्च होता ही होता है। 15,75,000। आप सोचोगे इतना पैसा क्या खर्च हो जाता है? एक्चुअली इस कंपनी की 3 ब्रांच है, एक दिल्ली में है, एक गुड़गांव में है, एक जयपुर में है। ब्रांच इनकी अपने घर की नहीं है, इन्होंने किराए पर रेंट पे ली हुई है। तो बहुत बड़ा वर्क प्लांट दिल्ली में लगा हुआ है, गुड़गांव में लगा हुआ है और जयपुर में लगा हुआ है। कोई भी जो चीज़ें होती हैं, जो प्लांट होते हैं, जो प्लेस होता है, जो स्पेस होता है, वो फ्री में कोई नहीं देता है। बहुत भारी भरकम रेंट जाता है, बहुत भारी भरकम। और उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे सुपरवाइज़र रखे जाते हैं, और सुपरवाइज़र को भी कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर रखा जाता है, और सुपरवाइज़र के नीचे काम करने के लिए हेल्पर रखे जाते हैं। ये फ्री में नहीं आते हैं। आप लोग कहीं काम करोगे फ्री में करोगे? पैसा लगेगा उसमें। और इन सभी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी और दूसरी आवश्यकताएं भी होती हैं। बिजली का बिल हो गया, खर्चा हो गया, उनके आने जाने का भाड़ा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया।
तो ये वो खर्चे हैं जो रुक नहीं सकते, भले दुकान में एक भी कस्टमर आए ना आए, ये चलेगा ही चलेगा। आपकी दुकान में कोई कस्टमर आए ना आए, लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 100% देना पड़ेगा। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट हो गया, इसमें तो कोई कटौती हो नहीं सकती। तो ये कंपनी का खर्चा हो गया। यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई भी एक छोटा मोटा नॉर्मल इंसान जो जॉब करता है वो कभी बिजनेस की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि यार बिजनेस एक बार स्टार्ट कर दिया ना, आपकी इनकम हो या ना हो, खर्चे चालू है, खर्चे नहीं रुकेंगे। मेरे पापा पहले जॉब करते थे, उन्होंने खुद का कर लिया, जैसे पोल्ट्री फार्म कर लिया, तो अब पता हाँ जी सर, आइए आइए। थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। बिना ये वही है, ये वही है, ठीक है। ये कभी खर्च नहीं, खत्म नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा पंगा होता है। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा कहाँ से मिलता है? अगर कोई नॉर्मल इंसान है और वो बिजनेस करने का सपना देखता है तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है, इसलिए लोन की व्यवस्था की जाती है। बड़े से बड़ा जो भी व्यापारी होता है वो लोन लेता है और फिर अपना काम करता है। सो दैट्स अ पॉइंट। चलिए, अभी ये समझ में आ गया सारा खेल। अब हमको देखना है कि कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल रिवेन्यू निकालते हैं। कंपनी का रिवेन्यू होता है टोटल कमाई कितनी है, जो पैसा आ रहा है। तो एक बेचती है तो 7,950 आते हैं, और 100 बेचेगी तो तकरीबन 8 लाख रुपए आएंगे। अच्छा, एक पर खर्चा 2,000 का आता है, तो 100 पर खर्चा तकरीबन 2 लाख रुपए का आएगा। ये भी निकाल लिया। अब हमें देखना है कि कंपनी का लॉस है कि प्रॉफिट है। निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। टोटल कंपनी की जो भी कमाई है वो है ये, ठीक है। उसमें से सारे खर्चे आप माइनस कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही लॉस या प्रॉफिट है। पहचानने का तरीका, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो वो लॉस है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो प्रॉफिट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आप 10,000 रुपये कमाते हैं और 12,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आप 2,000 लॉस में जा रहे हो। आप 10,000 कमाते हो, 8,000 खर्च करते हो, तो आप 2,000 प्रॉफिट में जा रहे हो। तो यहाँ पर ये टोटल कमाई, इसमें से हमने माइनस करना स्टार्ट किया टोटल खर्चे। एक तो 15,75 ये भी खर्चा ही है, और 2 लाख ये भी खर्चा ही है। तो कंपनी कुल मिलाकर देखी जाए तो तकरीबन 10 लाख रुपए का लॉस में जा रही है। अब हमारे सामने एक टारगेट सेट होता है मैनेजमेंट में, वो ये कहते हैं कि ये बताओ हम अपनी सेल्स को कितना बढ़ा दें, यानी ये फिगर हम कितनी बढ़ा दें, ये जो हमारा लॉस जा रहा है ये लॉस कवर हो जाए और हम प्रॉफिट में आ जाए। और प्रॉफिट कम से कम अचीव कर लें 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो लॉस भी कवर करना है आपको और प्रॉफिट के अंदर आना है तकरीबन 5,000। अब वो आप लोगों से पूछ रहे, किससे पूछ रहे? सेल्स टीम से। तो जो सेल्स टीम का एचओ होगा, हेड होगा, उसको बुला लेंगे सेल्स ऑफ द हेड, एसओएच। अब एसओएच को बुलाने के बाद केवल बड़े आदमी को कैबिन में बुलाया जाता है, छोटे लोगों को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, तो उसी को बुलाएगी वो। एसओएच को बुलाने के बाद उससे पूछेगी कि ये बताओ सेल्स को कितना बढ़ाएं हम। अब वो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो बता देगा, नहीं तो ऐसे करेगा, तुक्का लगाएगा, सर देखता हूँ 1 मिनट। अरे अब 10 मिनट में उत्तर देगा तो समझ रहे हो, उसके ऊपर से विश्वास टूट जाएगा उसका, मैनेजर का। ये किसको रख लिया आपने, ये तो गलत बंदा है। इसलिए ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हमें चेंज करना है ताकि ये वैल्यू 5 लाख रुपए आए। हमें एग्जैक्ट वो अमाउंट चाहिए, इसी को बोलते हैं गोल सीक। तो गोल सीक की डेफिनेशन क्या हुई? टू फाइंड वन अननोन वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ नोन वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है और ये वैल्यू हमारे लिए नोन है। कोई भी ऐसा केस सिनेरियो जहाँ पर एक वैल्यू आपको नोन हो, पहले से पता हो क्या करनी है, और दूसरी वैल्यू जिसके आधार पे होनी चाहिए। तो ये वैल्यू अननोन है और ये वैल्यू नोन है। ये वैल्यू नोन क्यों है? क्योंकि आपको पहले से मालूम है या 5 लाख लाना है। ये वैल्यू अननोन क्यों है? क्योंकि इसका कुछ नहीं पता आपको क्या आएगा। तो ऐसे सिनेरियो में गोल सीक फिट होता है। ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, आप इस सिनेरियो को ध्यान में रखना। कभी कोई दूसरी परिस्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पर कैसे लगेगा आप दिमाग लगा लेना, ठीक है। अननोन वैल्यू कोई एक पूछी जा रही है, लेकिन आपको उसके बेस पर नोन वैल्यू भी बताइए, तो हम ये बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब ये लगता कैसे है? आपको जाना है डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ मिलेगा गोल सीक। खुल गया विंडो। अब इस विंडो को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस विंडो में कुछ चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। सबसे पहले यहाँ पढ़ो क्या लिख रहा है, सेट सेल टू वैल्यू, यानी यहाँ पे वो सेल आपको बताना है जहाँ पर आपको वैल्यू सेट करनी है, जो पहले से पता है क्या आएगी। तो वो सेल ये है और इसमें हमको पता है क्या सेट करना है, 5 लाख। समझ में आ गया बात? और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो, चेंजिंग, यानी उस सेल का नाम बताओ जिसमें चेंजेस चाहिए आपको, तो वो ये सेल है। अब आपको कुछ नहीं करना, ओके करना है, 1-2 सेकंड में वो कैलकुलेशन करेगा और यहाँ पर राइट फिगर डाल देगा। सो द राइट फिगर इज 349, अप्रॉक्स लगा लो 349, यानी सेल्स कितनी बढ़ा दें, 349। जिस दिन कंपनी की सेल्स 349 हो जाएगी, कंपनी लॉस को उभर जाएगी। समझ गए? तो ये टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो देख लो। समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लास में किसी को पूछना है कुछ?
अगर मैं इसी सवाल को पलट के पूछूं, आप लोगों से, मैं आप लोगों से ये कहूं हम अपनी जनरेटर की जो इंस्टॉलिंग कॉस्ट है उसको कितना बढ़ा दें कि हमारी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए। ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो लॉस नो प्रॉफिट। तो ये जो रकम है ना, ये जो अमाउंट है, इट शुड बी जीरो, ठीक है ना, ये जीरो होना चाहिए। सो आई वांट टू मेक इट जीरो बाय चेंजिंग द रेट ऑफ द प्राइस। सो हाउ वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ गोल सिंक। वापस चलते हैं, अभी मैंने आपको बोला था ना सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बस आप सिचुएशन देखिए। आपको जाना है गोल सिंक पे, द सेटिंग अमाउंट वैल्यू इज दिस एंड द वैल्यू दैट यू वांट टू सेट इट शुड बी जीरो, और यहाँ पर जो सेल आपको चेंज करना है वो ये रहेगा। अब ओके करो, तो बस अपनी डिमांड इतनी कर दो, कस्टमर छोड़ेंगे थोड़ी ना आपको, जो है लेता है सो लेता है, एक दो जाएंगे, आपका वैसे भी लॉस उभर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना जो लॉस में जाती हैं, तो ज़्यादातर वो ना कंपनी की अपनी एडवर्टाइजमेंट चालू कर देती हैं। एडवर्टाइजमेंट चालू करती है ना तो सेल्स बढ़ जाती है, और सेल्स बढ़ती है तो कंपनी का लॉस उभर जाता है। इसलिए आप देखना जो बड़े बड़े कोई भी इवेंट्स होते हैं ना उनमें एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है। बिग बॉस आ रहा है उसमें एडवर्टाइजमेंट चलेगा, है ना, IPL चला था उसमें एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो जिसमें ज़्यादा पब्लिक होगी उसमें एडवर्टाइजमेंट चलता है, और एडवर्टाइजमेंट से ही पैसा आता है। अब अगर हम यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है तो वो भी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें ऐड आता है जो उसका पैसे रेवेन्यू जो होता है वो जाता है। तो ऐसी होती है कमाई। सेल्स कैसे बढ़ती है? हमेशा एडवर्टाइजमेंट से, मार्केटिंग से बढ़ती है। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई सवाल इसमें? ओके, नाउ द लास्ट वन दैट इज यूजिंग टेबल यानी डाटा टेबल। अब अगला टॉपिक है डाटा टेबल का, इसका भी एक केस स्टडी करते हैं। देखो डाटा टेबल के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा तैयार किया हुआ है, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। ये एक अल्फा सुपरमार्ट जैसे मॉल है ना, विशाल मेगा मॉल होता है या रिलायंस स्मार्ट होता है, ऐसे मॉल है। उस मॉल में एक छोटा सा सेक्शन है, जैसे कपड़े की शॉप हो गई या जूते की दुकान हो जाती है ऐसे, तो उस मॉल में एक छोटा सा सेक्शन है, उसमें टॉयज़ है, बच्चों के टॉयज़ हैं। उनकी टोटल संख्या 150 है, ठीक है। जो उस सेक्शन का जो ऑनर है ना, जो मालिक है, वो ये तय करता है कि उसमें जितने भी खिलौने हैं ना उनके 60% खिलौने को वो MSP के रेट पे बेचना चाहता है। MSP का रेट होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यानी वो एक हाई रेट तय करेगा। अगर मेरे पास 100 खिलौने हैं तो इसमें से 60% खिलौने मैं 100 रुपये के बेचूंगा, 1 रुपया कम नहीं करूँगा। बाकी के जो खिलौने बच जाएंगे उनको मैं आधे रेट में बेचूंगा, हाफ रेट में बेचना चाहूँगा। उसका ये मानना है ऐसा, मतलब उसकी कंडीशन है कुछ ये कि 60% खिलौने कितने में बेचे गए? MSP के रेट पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक दूसरा टेबल बनाया जिसमें मैंने 2 रेट तैयार किए, एक हाई और एक लो। हम सबसे पहले खिलौने की संख्या निकालेंगे कि हाई रेट पर कितने खिलौने बिकेंगे। वो कैसे निकलेगा? 150 का 60% अगर आप निकालोगे ना तो 90 उत्तर आ जाएगा वहाँ पे, आ गया। अब बाकी बचे हुए जितने भी खिलौने होंगे वो लो रेट पे बेचे जाएंगे। वो कैसे निकाले जाएंगे? 150 खिलौनों में से अगर आप 90 खिलौने माइनस कर दोगे तो वो उत्तर भी आपको मिल जाएगा, मिल गया। अब वो हाई रेट हमको ऑनर बताएगा, तो ऑनर ने आपको एक हाई रेट दे दिया, मान लीजिए $60, और लो रेट भी आपको ऑनर ने बता रखा है, जो बाकी बचे खिलौने हैं उनको आधे रेट पे बेचना है, डिवाइड बाय 2 ऐसे। अब रिवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। 90 टॉयज 60 के रेट से अगर हम सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा? 5400। अगर हम 30 के रेट से 60 टॉयज सेल करते हैं 1800 आ जाएगा। अब टोटल रिवेन्यू 7200 हो गया आपका, समझ में आ गया इतना। अब ये जो रिवेन्यू आया है वो यहाँ भरना है। अब देखो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, छोटी सी बनाई गई है, इसमें लिखा गया है कि 60% खिलौने अगर MSP यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पर बेचे जाएं तो हमारा रिवेन्यू कितना क्रिएट हुआ? 7200, वो यहाँ लिख दिया हमने। अब हमें ये पूरा भरना है। अगर 70% खिलौने बेचे जाते तो कितना होता रिवेन्यू? ये 70% मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, और जो भी आंसर यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये सारा डाटा अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूँ तो आप में से कौन कितनी जल्दी इस पूरी टेबल को भर सकता है? दे दिया मैंने डाटा आपको पूरा। अब आप में से कौन कितनी जल्दी इस टेबल को भर सकता है, मेरे को बताओ। क्या करना है ये समझ में आ गया ना सबको? प्रोसेस
यानी क्या करना है, 61 को यहाँ डालना है, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कौन जो पहले करेगा वो अच्छा बच्चा है, कौन करेगा? डाटा टेबल। अभी डाटा टेबल का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है आपको? तो डाटा टेबल से अगर आप इस काम को करोगे तो 1 या 2 सेकंड लगता है, 1 या 2 सेकंड बस, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा ये काम। अभी करना कैसे होता है देखो, समझो, इसको हटा दो आप, यहाँ से हटा दिया, ऊपर ये खाली जगह बच रही है, इस खाली जगह पे ये वाला सेल कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो है ना यही तो है डाटा टेबल आपकी, कंट्रोल ये दबाओ, ये डाटा टेबल सेलेक्ट हो गई। कोई भी टेबल दो चीज़ों से बनती है, कॉलम और रो से। इसमें मैं पूछूं कितनी कॉलम है, क्या बताओगे? 2 कॉलम है, ये कॉलम होती है, इसमें कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है। तो आप इसमें से डाटा उठाते हो, कॉलम से उठाते हो ना डाटा, और कॉलम से डाटा उठा के कहाँ रखते हो? C5 में। डाटा कहाँ से उठाते हो? कॉलम से, और उठा के कहाँ रख रहे थे आप? C5 में। अगर ये काम मैं एक्सेल से करवाऊँ तो ऑटोमेटिक करेगा वो, ये काम हम मैनुअली कर रहे थे ना, ये काम हम किससे करवाएंगे? एक्सेल से करवाएंगे, तो ये काम तेज़ी से होगा। आप क्या करो, डाटा में जाओ, यहाँ से डाटा टेबल खोलो, डाटा टेबल पे आप जाओगे तो इस तरह की विंडो आ जाएगी। आ गई? 2 चीज़ें, हमें डाटा कहाँ से उठाना है? कॉलम से, तो अपने पॉइंटर को कॉलम पे रखो, ठीक है। इसको कनेक्ट कहाँ करना है? C5 इससे। अब ये क्या करेगा, कॉलम से डाटा उठाएगा, यहाँ रखेगा, और जो भी उत्तर आपने यहाँ रखा है ना वो कनेक्ट हो गया, वो ये वाला सेल है ना, तो इसकी वैल्यू को इनके सामने रखता जाएगा। देखो कड़ा हो गया, एक क्लिक करा, मेरे को लगता है आधे से भी चिन्ना सेकंड लगा है, भर गया। बाकी आप इसको सीखने के लिए ना इस पर प्रैक्टिस करना है, इसको देखना समझ के फिर करना, तब हो जाएगा। हाँ बोलो सर, आपकी ना स्क्रीन नहीं दिख रही है, मेरे को नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही। यहाँ पे चेंज करके फिर गलत उत्तर आएगा। ये सेल को कनेक्ट करना होता है, जहाँ से उत्तर लेके यहाँ डालना होता है ना, वो कनेक्ट करना होता है। अगर मैं इस वाले सेल को कनेक्ट करके यहाँ डालता ना, तो इस यहाँ पे जो वैल्यू बनती है ना वो आती है यहाँ पे, समझ रहे हो? इसी तरीके से ये काम करता है, तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, अगर कोई सवाल नहीं है तो, ठीक है। तो मैं एक बार इसको फिर से कर देता हूँ, क्या पता कुछ आपके दिमाग में आ जाए। मैं फिर से कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये सबको समझ में आ गया है। मुझे टेबल भरना है, सबसे पहले क्या करो, इस खाली सेल में इसको कनेक्ट कर लिया करो। अब ना कंट्रोल ही दबाना है, कुछ नहीं करना चाहता। आपको डाटा टेबल पे जाना है, कॉलम कनेक्ट करनी है, क्योंकि डाटा कॉलम से उठाना है। अगर ये 60-70% ऐसे होते ना ऐसे, तो रो पर क्लिक करना था। अभी ये जो डाटा लिखा हुआ है किसमें है? कॉलम में है ना, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा आएगा, ठीक है। कंप्लीट। एक और समझो, इसमें और डिफिकल्ट है, ये रहा डाटा वही है, इस बार ये टेबल भरना है। इस टेबल में एक सेल में भर के बता देता हूँ आपको। मान लो इस वाले सेल को भरना है, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस वाला जो क्वांटिटी है ना हमारे प्रोडक्ट का, वो 60% है, तो यहाँ पे क्या डलेगा? 60। अच्छा, जो रेट तय किया गया ना हाई रेट, वो 70 रुपये का है, तो यहाँ क्या डला? 70। अब कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ? 8,100 रुपये। तो यहाँ पे क्या भरना है? 8,100 रुपये। एक मैंने समझा दिया, अब आपको मैनेजर बोलेगा सारा भरो। अगर आज आप इसको समझ लोगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड में मैनेजर जैसी कुर्सी रख उससे उठेगा ना, इतने में तो कर दोगे तुम, समझ गए। और जो लोग होंगे ना मेहनती लोग, वो एक करके कर ही रहे होंगे, शाम तक होगा जाके। ये तो छोटा सा डाटा है, डाटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो सिंपल है। ये खाली जगह दिख रही है, इसको यहाँ कनेक्ट कर लो, आप हो जाएगा। कंट्रोल ये दबा के सिलेक्ट कर लो पूरा, डेटा टेबल पे चले जाओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ से वैल्यू उठानी है, क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। कनेक्ट हो गई, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ डालते थे ना आप, इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम से ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, इसको रो बोलते हैं, रो है ना, रो बोलते हैं इसको, रो। रो पे गया, ये वैल्यू कहाँ रखते हैं हम? यहाँ रखेंगे ना। 70 रुपीज़। ये जो पैसे हैं, पैसे तो यहीं भरोगे ना आप, मैक्सिमम वाले। अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस नहीं कराया था, अभी आप करो खुद से ना। ये भर के दिखाओ, इसमें कितना पैसा आएगा, कैसे भरेंगे आप? इसका आंसर निकाल के दिखाओ, मैनुअली निकालो रख के वैल्यू। पता है जो मैं समझा रहा हूँ ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि ये बेस नहीं समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे भरना क्या है ये नहीं समझ पा रहे हो आप।
जब तक यही नहीं समझोगे वो उत्तर कैसे निकल जाएगा आप लोगों का। मेरे को ये बताओ, यहाँ पर अगर मेरे को वैल्यू भरनी है ना, ये वाली वैल्यू भरनी है, यहाँ पे क्या करोगे आप 80%, और यहाँ पे 60 का निकालना है, वहाँ पे 60 रुपीज़। अभी समझ में आ रहा है ना आपको, आ गया ना, यही तो बदला था मैंने वहाँ पे जाके। तो मेन यही होता है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा वो कैसे कर लोगे आप लोग। ठीक है, मैं इसको भर देता हूँ जल्दी से। अब डाटा टेबल कॉलम ये हो गया कनेक्ट, रो ये हो गया कनेक्ट, खत्म, ये भर गया सारा, एक क्लिक पे होता है। तो यहाँ पर आपका जो व्हाट इफ एनालिसिस है ये खत्म हो जाता है। किसी को कोई सवाल है अभी तो पूछ लेना, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है तो अपने आप से पूछ लेना, कोई भी कोई रोकना चाहता है मुझे रोक भी सकता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग। अब हम डाटा को अलग अलग साइट से या किसी दूसरी जगह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल में कोई डाटा होगा, उसको हम एक्सेल में लेकर आएंगे कि टेक्स्ट फाइल से डाटा कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो, तो मेरे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल है